फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक पढ़ रहे थे। इंडिफरेंस कर्व में मैंने आप लोगों को एक बार रिकैप कर देता हूँ आज तक अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है इंडिफरेंस कर्व में। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी हम लोगों ने। इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ थी? इट इज़ कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्या थी? हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर यूटिलिटी एंड टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये चार प्रॉपर्टीज़ होती है इंडिफरेंस कर्व की। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी बजट लाइन की। तो बजट लाइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बजट लाइन तो ये बताती है कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका बजट क्या है। मार्केट की रिक्वायरमेंट मतलब जैसे इनकम अगर आपकी इतनी है और प्राइस अगर गुड का इतना है, फॉर एग्जांपल इनकम है 50 रुपये, गुड का प्राइस है 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो मार्केट की रिक्वायरमेंट ये कि 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक गुड को खरीदने में, एक यूनिट को खरीदने में उस गुड के। समझ में आ गया? तो इस वजह से कहा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर, कि मैं इतना ले लूँगा, मैं इससे सेटिस्फेक्शन मुझे ज़्यादा मिलेगा। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बताता है, फिर तीसरा बताता है, लेकिन बजट लाइन बताती है कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोनों ही ज़रूरी है, उसकी विलिंगनेस भी देखनी पड़ेगी और मार्केट क्या चाहती है वो भी देखना पड़ेगा। तो दोनों मिलकर साथ देखी जाती है चीज़ें, ठीक है। इसके बाद एक जो मेन क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आपने पढ़ा था ना लास्ट, उसमें भी दो तरीके के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक सिंगल कमोडिटी, एक डबल कमोडिटी। अब हम तीसरा पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ स्लोप डिस्कस करने हैं, क्योंकि उसमें स्लोप का डिस्कशन होगा, स्लोप के बारे में दे रखा होगा, तो इसलिए मैं पहले स्लोप डिस्कस कर देता हूँ। देखो, स्लोप वैसे तो ये मैथ्स का टॉपिक है, स्लोप कैसे निकलता है। आप लोगों को 11th क्लास में ही एक चैप्टर आएगा मैथ्स में, स्ट्रेट लाइंस। अगर वो डिलीट नहीं हुआ है तो स्ट्रेट लाइंस टॉपिक आएगा, कुछ लोगों ने तो शायद कर भी लिया होगा। स्ट्रेट लाइंस टॉपिक में क्या होता है? स्लोप के बारे में बताया जाता है। स्लोप का मतलब होता है कितने का चेंज आया है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और उसको बोला जाता है, फॉर्मूला सीधा सीधा ये बोल दिया जाता है कि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। ऑल्दो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स की नहीं है। इकोनॉमिक्स में अगर आप लोगों को मैं फिर भी लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, नहीं भी समझ में आए, हो सकता है कुछ बच्चे तो नॉन मैथ्स के ही हों, कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बस याद कर जाना, लेकिन मैं फिर भी लॉजिक से ही करवाऊँगा। तो आप देखो, जैसे क्वेश्चन आता है, गिव स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताइए। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? बिल्कुल याद कर लेना हमेशा के लिए। ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, या फिर MRS/XY। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। बजट लाइन का स्लोप क्या हो गया? PX अपॉन PY। अब या तो ये याद कर लेना, वरना मैं आप लोगों को साथ में लॉजिक भी बता रहा हूँ जो हमारे कोर्स में नहीं है। क्या लॉजिक है? कि स्लोप होता है टेन थीटा, ये तो पता ही है। अब इंडिफरेंस कर्व अगर हम बनाएं, और ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व जा रहा है, शेप देख रहे हो आप, और हमें उसका स्लोप निकालना हो इस इंडिफरेंस कर्व का, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब स्लोप है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इसका परपेंडिकुलर मतलब ये हिस्सा, और अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब कितने का y में चेंज आया, और अपॉन बेस मतलब कितना x में चेंज आया। इसलिए बोला जाता है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। समझ में आया आप लोगों को? अब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो MRS का भी मीनिंग था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गुड कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड। दूसरे गुड का एक और यूनिट लेने के लिए कंज्यूमर अपने गुड को के कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले गुड के कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड। मतलब वो कितने चपाती छोड़ने को तैयार है एक और चॉकलेट लेने के लिए। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x।
और यही MRS होता है। इस वजह से कह दिया जाता है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। बजट लाइन की बात करें तो बजट लाइन में क्या होता है, गुड वाई अपॉन गुड एक्स हो गया ये। अब गुड वाई अपॉन गुड एक्स में स्लोप कैसे निकलेगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आप ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर जो है पूरा वो गुड वाई है और ये 0 से लेकर ऊपर तक जा रहा है ना। ऊपर तो दिक्कत ये थी कि इंडिफरेंस कर्व पूरा कवर नहीं कर रहा था, इंडिफरेंस कर्व की शेप ऐसे जा रही थी तो चेंज निकालना पड़ा था। इसमें क्या है, बजट लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इसके सामने परपेंडिकुलर पूरा हो गया, बेस नीचे पूरा आखिरी तक आ गया। अब पूरा परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 0 से लेकर जहाँ पर गुड वाई खत्म हो रहा है। ये कहाँ पर खत्म होगा गुड वाई, ये तो वहाँ पर खत्म होगा कि मैक्सिमम आप गुड वाई के कितने ले सकते हो। आप लोगों ने अगर बजट लाइन जब मैंने बनानी सिखाई थी कि बजट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे बनती है, तो आपने देखा होगा जब x 0 आ जाता है और y के सारे यूनिट्स खरीद लेते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे इनकम 50 रुपये है और गुड x है 5 रुपये का एक, गुड y है 10 रुपये का एक, तो आप अगर सारे पैसे y में खर्च कर दोगे तो y ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले पाओगे, 5 यूनिट्स। इससे ऊपर तो y नहीं खरीद सकते आप। तो गुड y कहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा, 5 यूनिट्स पर। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या आ गया, परपेंडिकुलर क्या आ गया, गुड वाई की क्वांटिटी। वो कैसे निकली, टोटल मनी डिवाइडेड बाय पी वाई। टोटल मनी 50 रुपये थे और 10 रुपये का एक है, समझ में आया, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। बेस में क्या होता है, गुड एक्स कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं, कितना ले सकते हो गुड एक्स, वही टोटल मनी डिवाइडेड बाय पी एक्स। इसको जब आप देखोगे सॉल्व करोगे तो टोटल मनी से टोटल मनी कट गया, फॉर्मूला बच गया पी एक्स बाई पी वाई। तो इसलिए कहा जाता है कि बजट लाइन का स्लोप होता है पी एक्स बाई पी वाई। फिर भी हो सकता है कुछ लोग नॉन मैथ्स के हों या फिर और भी डिटेल में समझना चाहते हो, स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर में आप लोगों के मैथ्स में आ ही जाएगा, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप याद कर लो। ये हमारे कोर्स में तो था नहीं ये निकालना, हमारे जो कोर्स में है बस वो इतना है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS XY, याद कर लो, और बजट लाइन का स्लोप होता है PX बाय PY। फिर भी मैंने इसको लॉजिक से समझा दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जो हम लोगों को डिस्कस करना है कि कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू इक्विलिब्रियम में कैसे आता है। मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग पहले भी बताया था, दैट लेवल विच गिव्स द कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कौन सा ऐसा लेवल है जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, हमें इंडिफरेंस कर्व के थ्रू समझना है। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, विलिंगनेस। बजट क्या बताता है, रिक्वायरमेंट मार्केट की कितनी है, मार्केट कितना रिक्वायर कर रही है। तो अगर ऐसा हो जाए कि जो आप चाहते हो मार्केट भी वही लेने के लिए तैयार है, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो कहीं नहीं आएगा। कहने का मतलब आप उसको 10 रुपये का परचेज करने चाहते हो, आपको लगता है कि 10 रुपये बेस्ट है, ना 9 रुपये ना 11, मैं 10 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, रीजनेबल है। रैशनल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कि एक बिल्कुल ग्रीडी लालची होकर कि फ्री में भी दे दे तो क्या चलेगा। हम रैशनल कंज्यूमर, एक समझदार व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो कहेगा कि 10 रुपये का, और मार्केट भी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 10 रुपये का ही तो है ये। इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा हमें। जो हमारी विलिंगनेस हो वही मार्केट की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर जाए बजट लाइन के। सीधी बात क्या है, ग्राफिकली बोले तो जब इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर जाए बजट लाइन के। अब मैथ्स कहता है कि दो चीज़ें जब इंटरसेक्ट करती हैं जब उनके स्लोप बराबर होते हैं। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कराना है कोई पॉइंट पर, अगर दो चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही है, दो कर्व दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट पर दोनों के स्लोप बराबर होंगे। अच्छा, तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, MRS XY। बजट लाइन का स्लोप क्या है, PX बाई PY। इसका मतलब उस पॉइंट पर MRS XY विल बी इक्वल टू PX बाई PY। उस लेवल पर MRS XY बराबर होगा PX बाई PY में, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। तो मैं अभी की बात जो पूरी करी मैं इसको समराइज करूँ तो ये हुआ कि
इंडिफरेंस कर्व जब बजट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा और इसका फॉर्मूला बन गया MRS/XY शुड बी इक्वल टू PX/PY। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ विल अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। एजम्पशंस क्या है? कंज्यूमर इज रैशनल, समझदार है। यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड ऑर्डिनली, ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगा जब असाइनमेंट दूंगा। ऑर्डिनली और कार्डिनली दो होती है, एक ऑर्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच। हम ये ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी एनालिसिस था ना, जिसमें यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, उसको कार्डिनल अप्रोच बोलते थे। MRS डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, MRS गिरता रहता है, बिल्कुल गिरता है। सबसे पहले आप 4 चपाती देने को तैयार हो, फिर 3, फिर 2। यूटिलिटी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, बताया ही था। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होती है, जैसे जैसे आपको ज़्यादा मिलेगा आप ज़्यादा लेने के लिए तैयार हो जाओगे, अगर उसी रेट में मिल रहा है तो, चाहे आपको ज़रूरत ना हो। द कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन द टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहली क्या है? MRS/XY इज इक्वल टू PX/PY। दूसरी क्या है? MRS मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, दैट इज इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरी तो सबको पता है, MRS तो डिक्रीजिंग ही होता है। पहली इंपॉर्टेंट थी क्या? MRS शुड बी इक्वल टू PX/PY। यही समझने वाली बात है। ग्राफिकली इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन, दैट इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। जब दोनों के स्लोप बराबर होंगे तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। आप ये डायग्राम देखो, कई सारे इंडिफरेंस कर्व बना रखे हैं, IC1, IC2, IC3। वैसे होल कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। मैंने जब इंडिफरेंस कर्व शुरू कराया था तो कहा था ना, एक डेफिनेशन आई थी इंडिफरेंस मैप, मैंने कहा आगे बता दूंगा। ये जो कलेक्शन होता है इंडिफरेंस कर्व्स का, ये कहलाता है इंडिफरेंस मैप। उस कंज्यूमर ने 3 इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करे अपने लिए, IC1, IC2, IC3। लेकिन ड्रॉ तो कितने भी कर लो, लेकिन उसका बजट कहाँ तक अलाउ कर रहा है? AB तक। एक तरीके का AB उसकी लक्ष्मण रेखा हो गई, इससे आगे अनअटेनेबल है उसके लिए, इससे ऊपर वो अटेन नहीं कर सकता। ठीक है, आप डायग्राम में ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था? इंटरसेक्ट करना चाहिए दोनों। अब इंटरसेक्ट तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक C पर, एक E पर और एक D पर। C, E और D तीनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से देखें तो C और D जो है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है और E जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। अच्छा, IC3 की तो बात ही छोड़ दें, IC3 तो बिल्कुल भारी हो गया बजट से, इट इज़ अनअटेनेबल इन द गिवन इनकम, इट इज़ अनअटेनेबल फॉर द कंज्यूमर। बचा IC1 और IC2, वो इंटरसेक्ट कर रहा था। लेकिन C और D लाइज ऑन लोअर इंडिफरेंस कर्व एंड E लाइज ऑन अब हायर इंडिफरेंस कर्व। तो जब कंज्यूमर को उसी बजट में ज़्यादा मिल रहा होगा तो वो कम तो लेगा नहीं, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है। इस वजह से इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट E। इस वजह से इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है? पॉइंट E पर। समझ में आ गई बात? इन द अबव डायग्राम यही चीज़ इसमें नीचे एक्सप्लेन कर रखी है। IC3 इज अनअटेनेबल आउट ऑफ द पॉइंट C, E and D. Point C and D lie on lower indifference curve, so the consumer would not like to remain at IC1 when he can get higher indifference in the same budget. Hence the equilibrium is obtained at point E where IC2 is tangent to the budget line AB. ठीक है, when MRS/XY is greater than PX/PY. अच्छा, ये समझ में आ गया। Hence equilibrium is attained at point E where IC2 is tangent to the budget line AB. यहाँ पर ये equilibrium आएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था जब पहले इक्विलिब्रियम्स बताए थे कि आपको ग्रेटर और लेस वाले भी बताने हैं कि अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा, लेस होगा तो क्या होगा। तो अगर MRS/XY इज ग्रेटर, और इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन MRS/XY इज मोर देन PX/PY, तो क्या होगा। ठीक है,
व्हेन एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स बाई पी वाई, तो ध्यान से समझो एम आर एस क्या है, इंडिफरेंस कर्व मतलब विलिंगनेस। तो विलिंगनेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट रिक्वायरमेंट, मतलब आप किसी गुड को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो एज कंपेयर टू मार्केट। मार्केट में उस गुड की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपकी विलिंगनेस ज़्यादा। आप कहते हो भाई मैं तो जितने मर्जी छोड़ने को तैयार हूँ दूसरे गुड के, बस आप मुझे ये गुड दे दो। मार्केट कहती नहीं, आपको बस इतने ही छोड़ने पड़ेंगे, 3 यूनिट्स ही छोड़ने पड़ेंगे एक गुड के दूसरे को लेने के लिए। आप कहते हो नहीं चाहे 4 ले लो 5 ले लो, मुझे वो दूसरा गुड दे दो बस, है ना। 2 गुड्स की इकोनॉमी है, एक गुड आप छोड़ना चाह रहे हो और मार्केट कह रही है कि आप 3 भी छोड़ दोगे दूसरे गुड का तो चलेगा, लेकिन आप 5 तक छोड़ने को तैयार हो, क्योंकि आपकी पहले गुड की प्रति जो विलिंगनेस है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। अब इसको पहला गुड दूसरा गुड बोल लो या गुड एक्स और गुड वाई बोल लो, बात वही है। तो इस वजह से क्या होगा, अब मार्केट की रिक्वायरमेंट कम है और आप ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, इसका मतलब आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हो, गुड को ज़्यादा वैल्यू करते हो तो आप ज़्यादा लोगे, ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरेगा। अब धीरे धीरे जब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरेगा तो एक टाइम आएगा फिर आपकी भी विलिंगनेस कम हो जाएगी। विलिंगनेस कम हुई तो आप भी सेक्रीफाइस कम करोगे तो गिर गिर के एम आर एस एक्स वाई बराबर आ जाएगा अपने आप किसके, पी एक्स बाई पी वाई के। समझ में आ गया, वही चीज़ लिखी हुई है। और ऑपोजिट होगा तो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन आप विलिंग कम कर रहे हो, मतलब आप सेक्रीफाइस करने को तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आप दूसरे गुड को इतना वैल्यू नहीं करते। आप कहते हो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 यूनिट दे दूंगा, तब दे देना ये गुड। वो मार्केट कहते नहीं आपको तो कम से कम 5 छोड़ने पड़ेंगे, आप कहते हो नहीं इतना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो आप नहीं परचेज करोगे। लेकिन धीरे धीरे टाइम आएगा जब, क्योंकि एक ह्यूमन बिहेवियर है नॉर्मल, जो गुड उसके पास नहीं होता उसी से उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं काश ये गुड मेरे पास होता। तो आप फिर विलिंग होगे, धीरे धीरे करके विलिंग होगे तो आप भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे, वो ऊपर बढ़ बढ़ के बराबर आ जाएगा किसके, पी एक्स बाई पी वाई के। आ गया समझ में, इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स बाई पी वाई, दैट इज टू ऑब्टेन 1 more unit of x, the consumer is willing to sacrifice more units of than market requires. Since he values x more than market values, he will buy more of x and less of y. The consumer continues to consume more of x till MRSXY is equal to Px by Py and the equilibrium is restored. Opposite क्या है, when MRSXY is less than Px by Py, that is to obtain 1 more unit of x, the consumer is willing to sacrifice less units than market requires. This induces him to consume less of x and more of y. MRSXY starts rising. It rises enough to become equal to Px by Py and the equilibrium is restored. फिर से इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, MRSXY बराबर होना चाहिए Px by Py के। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। कल मैं इसकी जो एक एडिशनल क्वेश्चन है वो देकर असाइनमेंट आप लोगों को दे दूंगा, वो आप सबमिट कर देना, फिर हम परसों से नेक्स्ट क्लास पर चलेंगे। ठीक है।